ज़िदनी इल्मा। हम लोगों ने स्टार्ट किया था कुछ 1-2 लेक्चर पहले, मैंने आप लोगों को कहा था कि हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग से अब मैनेजरियल अकाउंटिंग की तरफ मूव कर रहे हैं। और मैनेजरियल अकाउंटिंग में 2 काम होते हैं, एक प्लानिंग, एक कंट्रोलिंग, राइट। प्लानिंग के लिए हम लोगों ने बजट्स बनाए थे। अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने बजट्स बनाए थे किस किस के, हम लोगों ने फंक्शनल बजट बनाए थे। सबसे पहले सेल्स का, फिर मटेरियल्स का, फिर लेबर का, फिर ओवरहेड्स का, जिसमें वेरिएबल ओवरहेड भी थे और फिक्स ओवरहेड भी थे। इसका मतलब हम लोगों ने प्लानिंग का फेज जो है वो कवर कर लिया था, ठीक है। अब होगा क्या, जो किस उसमें किया, हम लोगों ने बजट्स बना के किया, ठीक है, और फाइनेंशियल प्लानिंग थी। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपके पास होंगे एक्चुअल रिजल्ट्स। जब प्लानिंग को एक्चुअल से आप कंपेयर करेंगे तो दैट इज कॉल्ड वेरिएंसेस। वेरिएंसेस आएंगे ना, नॉर्मली इट विल नॉट हैपन कि व्हाटएवर वाज योर बजट दैट वाज एग्जैक्टली दैट व्हाट एक्चुअल हैपेंड, ठीक है। डिफरेंस होगा, वो डिफरेंस फेवरेबल भी हो सकता है, वर्ड मैं यूज कर रहा हूं उसको भी एक्सप्लेन करूंगा। वो डिफरेंस एडवर्स भी हो सकता है, वो अच्छा डिफरेंस भी हो सकता है, वो बुरा डिफरेंस भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन डिफरेंसेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वेरिएंसेस फाइंड आउट करते हैं। एक दफा वेरिएंसेस फाइंड आउट हो गई है, जिसे कहते हैं हम लोग वेरिएंस एनालिसिस। एक दफा वेरिएंस एनालिसिस आप लोगों ने किया तो हमें पता लगा, हाँ भाई देयर इज डिफरेंस। वो डिफरेंस कहां कहां पे है, क्यों क्यों है, और उसको बेटर कैसे किया जाता है, किया जा सकता है फॉर द नेक्स्ट टाइम प्लानिंग फेज, दैट इज कॉल्ड कंट्रोलिंग। So controlling is all about when there is actual results, you compare it with your plans and whatever the differences are there, जो कि variances कहलाते हैं, उनको इन्वेस्टिगेट करके उनके ऊपर डिसीजन मेकिंग लेना कि इसको कैसे नेक्स्ट प्लानिंग के लिए बेहतर किया जा सकता है। दिस इज ऑल अबाउट कंट्रोलिंग फेज, राइट। अब जब प्लानिंग कर रहे होते हैं तो हम लोग क्या बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं बजट्स, ठीक है। बजट जब बना रहे होते हैं तो हम लोगों ने क्या कहते हैं, हम लोग बजट्स या स्टैंडर्ड्स को हम लोग कंपेयर करते हैं किससे, एक्चुअल से। क्योंकि एक्चुअल जब होना है, एक्चुअल से पहले हम लोग प्लान करते हैं, और प्लानिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्लानिंग के लिए स्टैंडर्ड्स बना लेते हैं। अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड बनाना भी सीखा था कि ये हमारा स्टैंडर्ड है, ये हमारी एक कॉस्ट यूनिट की प्राइस होनी चाहिए, कॉस्ट होनी चाहिए, और ये सेलिंग प्राइस भी होनी चाहिए। तो दैट वाज स्टैंडर्ड। अब सवाल ये है, स्टैंडर्ड होते कितनी किस्म के हैं, किस किस तरह हम लोग स्टैंडर्ड बना सकते हैं। तो 2 स्टैंडर्ड, बेसिकली स्टैंडर्ड आर ऑफ 4 टाइप, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड, जिसमें 2 जो है वो बहुत एक्सट्रीम है, एक दूसरे की एक्सट्रीम है। द फर्स्ट वन स्टार्ट्स विद द बेसिक स्टैंडर्ड्स। बेसिक स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, बेसिक स्टैंडर्ड्स का और कोई काम नहीं होता सिवाय इसके के सेरेमोनियल पर्पस। देखो, मैंने आपको कहा है प्लानिंग करेंगे तो स्टैंडर्ड्स बनाएंगे, उसे एक्चुअल से कंपेयर करेंगे तो वेरिएंसेस आएंगे। क्यों एक्चुअल से कंपेयर कर रहे हैं, कि हम लोग डिसीजन मेकिंग कर सकें, नेक्स्ट टाइम के लिए बेटर कर सके, ठीक है। बेसिक स्टैंडर्ड्स आर नॉट फॉर दिस पर्पस, बेसिक स्टैंडर्ड आर फॉर ओनली सेरेमोनियल पर्पस। जैसे फॉर एग्जांपल नमल की बात करें तो नमल हम लोग कहते हैं 1980s में नमल वाज अ निमल, दैट वाज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस। इसके रेवेन्यूज थे 1 लाख के, आप अब 2023 में इसके रेवेन्यूज ऐसे 100 मिलियन के, लेट्स सपोज। सो सी हाउ मच डिफरेंस इज देयर। अब ये जो डिफरेंस है, ये जो वेरिएंस है, दिस इज नॉट बीइंग कैलकुलेटेड फॉर द पर्पस ऑफ डिसीजन मेकिंग, दिस इज ओनली बीइंग कैलकुलेटेड फॉर सेरेमोनियल पर्पस, टू सी हाउ फार वी हैव ट्रेवल्ड, जस्ट सेरेमोनियल। इसका ये फायदा नहीं होगा कि उसको डिसीजन मेकिंग करो नेक्स्ट साल की प्लान, नहीं, बेसिक स्टैंडर्ड्स का फायदा ये नहीं है। उसका जो दूसरा है एक्सट्रीम, वो है आइडियल। आइडियल स्टैंडर्ड भी जो होते हैं उनका भी पर्पस ये नहीं होता। क्यों? आइडियल स्टैंडर्ड्स आर दो स्टैंडर्ड्स व्हिच कैन नॉट बी अचीव्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड। फॉर एग्जांपल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पर्सनालिटी है वो हमारे लिए आइडियल है। कैन वी अचीव इट? नेवर, नेवर एवर। वी कैन नॉट इवन रीच 30 और 40% ऑफ इट। लेकिन अगर थिंक अबाउट इट, अगर कोई 30% पहुंच गया, जो वली होते हैं वो 30-40% पहुंच गए, तो कहां पे चले गए? तो आइडियल स्टैंडर्ड, फिर बच्चे पूछते हैं भाई आइडियल स्टैंडर्ड रखा क्यों? आइडियल स्टैंडर्ड इसलिए रखा जाता है कि दैट इज परफेक्शन। परफेक्ट तो सिर्फ अल्लाह की जात है ना, और तो कोई नहीं है, ठीक है। आपकी गाड़ी का मीटर होता है, उसके ऊपर लिखा होता है 220 किलोमीटर पर आवर के लिहाज से, लेकिन जब तक वो स्टैंडर्ड उसे इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, फ्रिक्शनलेस इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, वो कभी 220 पे नहीं जा सकती।
ठीक है, इस तरह रेटेड कैपेसिटी लिखी होती है बड़ी सारी चीजों की कि ये इतनी, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स होती है उस पर लिखा होता है ये इतनी बिजली खर्च करता है। जब स्टैंडर्ड हो, जैसे ये जो मोबाइल होते हैं उस पर लिखा होता है स्टैंड बाय पे इतनी देर निकालता है, स्टैंड बाय पे कैसे रहेगा इतनी देर, आपने यूज नहीं करना। तो आइडियल स्टैंडर्ड्स आर देयर, आइडियल टाइप ऑफ स्टैंडर्ड। अगेन इसका भी पर्पस सिर्फ ये है कि देयर शुड बी अ लैंडमार्क, एक बेंचमार्क होना चाहिए, उसको अचीव करो। यार कुछ देखो, आपने आइडियल बनाया, आइडियल तो है ही वो जो अचीव ना हो सके। आपने आइडियल बनाया, यार मैंने 100 मार्क्स लेने हैं एक सब्जेक्ट में। अब 100 का आइडियल अगर स्टैंडर्ड रखा है तो 80 पे तो पहुंचोगे ना, 70 पे तो पहुंचोगे। आपने स्टैंडर्ड ही 60 का रखा है तो थोड़ी सी हेरा फेरी होगी तो 60-40 पे जाओगे। तो दिस इज द पर्पस ऑफ आइडियल। अच्छा, तो वर्केबल फिर प्रैक्टिकल है वो क्या है? जो पहला आता है वो आता है करंट स्टैंडर्ड। व्हाट इज करंट स्टैंडर्ड? करंट स्टैंडर्ड है जो चल रहा है, उसी की बेसिस पे स्टैंडर्ड्स बना लो। जो करंटली चल रही है ना आपका ऑर्गेनाइजेशन की इन्वायरमेंट, उसकी बेसिस पे बना लो। फॉर एग्जांपल आपके दिन में जो है या महीने में आप यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं 200 यूनिट्स, एक मंथ में 200 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं, तो आप कहते हैं अच्छा यार 210 यूनिट का स्टैंडर्ड बना लो कि हम 210 अगले महीने में प्लानिंग जो है वो इसकी बेसिस पे कर लो। तो करंट स्टैंडर्ड्स होते हैं जो करंट वर्किंग कंडीशन एनवायरनमेंट की बेसिस पे होता है। अब इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा होता है कि अचीवेबल ज्यादा होंगे करंट सिनेरियो पे जो बन रहे हैं, तो इनमें अचीवेबिलिटी का एलिमेंट ज्यादा आ जाता है। प्रॉब्लम क्या है इसकी? इसकी प्रॉब्लम ये है कि आपकी इंप्रूवमेंट के चांसेस कोई नहीं है। जैसे होता है ना यार, वो सदियों से आप, जैसे हम लोग अक्सर बात कर रहे हैं यार सदियों से ये चीज ऐसे ही चलती आ रही है, इंप्रूवमेंट नहीं आ रही। वो इसीलिए नहीं आ रही कि आप जब स्टैंडर्ड जो प्लानिंग कर रहे हैं वो प्लानिंग ही इस बेस पे कर रहे हैं कि जो करंट सिनेरियो चल रहा है बस उसमें चलाते रहो। इंप्रूवमेंट कैसे आएगी? इंप्रूवमेंट आएगी जब आपके स्टैंडर्ड जो है वो अटेनेबल होंगे। अटेनेबल स्टैंडर्ड्स आर अ बिट टफ स्टैंडर्ड्स, दे कैन बी अचीव, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करके। फॉर एग्जांपल करंट स्टैंडर्ड्स चल रहे हैं 210 का, आपको पता है यार मार्केट में अच्छी कंपनी जो है वो 220 भी बनाती हैं। मैं एग्जांपल देता हूं हमारी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की, हम लोग और जो चाइना है, जो बाकी कंट्रीज हैं, हम लोग बहुत पीछे हैं। उस दिन में मुझे फिगर्स अब एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन कम से कम जो है ना वो फर्क इतना था, मुझे अब वो उनके फिगर्स भी प्रॉपर नहीं आते। लेट्स सपोज वो पर एकड़ आई गेस 40 टन कुछ इस तरह कर रहे थे प्रोड्यूस, और हम लोग 2 या 3 टन पे थे या 4 टन पे। तो देखो हाउ मच डिफरेंस इज देयर। वही 1 एकड़ को यूज करते हुए हाउ मच दे आर प्रोड्यूसिंग एंड हाउ मच वी आर बिहाइंड, बिकॉज हमारी स्टैंडर्ड ही उस हिसाब से सेट है। वही पुराने ट्रैक्टर, वही पुरानी जो है वो बिजाई करनी, वो तरीके, वही पेस्टिसाइड्स, वही जो है आपकी जो यूरिया वगैरह है वो उस तरह का नहीं है। लेकिन बाहर के कंट्रीज जो जब टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, व्हाट दे, अच्छा वो भी तो किसी वक्त करंट स्टैंडर्ड्स पे ही होंगे ना। व्हाट दे सेड नहीं इसको अचीव कर सकते हैं, तो दे सेट अ स्टैंडर्ड अ बिट हायर कि नहीं अब इसको हम लोगों ने अचीव करना है। ठीक है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम अटेनेबल स्टैंडर्ड सेट करके, ये स्टैंडर्ड किस लिए सेट हो रहे हैं? जब आपने प्लानिंग करनी है, इनकी बेसिस पे आप बजट्स बनाते हैं। अब बजट बनाया था ना हम लोगों ने सेल्स का, तो सेल्स में आप क्या करें? एक तो करंट स्टैंडर्ड होगा यार पिछले साल हम लोगों ने से 1 मिलियन यूनिट्स बेची है, ठीक है यार 10% और इंक्रीज कर दो तो 1 मिलियन से 10% इंक्रीज कर दो 1.1 मिलियन हो जाएगा। अटेनेबल क्या होगा? आप देखेंगे यार मार्केट कितनी ग्रो हुई है, मार्केट ग्रो हुई है, आपने देखा मार्केट तो ग्रो हुई है 40% से, तो हम क्यों सिर्फ 10% से इंप्रूव कर रहे हैं? व्हाई नॉट टू इंप्रूव विद 40% और 50%? ठीक है, दिस इज वेयर द स्टैंडर्ड्स आर सेट फॉर द प्लानिंग पर्पस। तो ये आपके पास आगे टाइप ऑफ स्टैंडर्ड्स। ठीक है जी, अब जब आपके पास स्टैंडर्ड्स आ गए और आपने क्या करना है, आपने इसको एक्चुअल से कंपेयर करना है। कमर्शियल बात करें तो कमर्शियली हम लोग बजट्स जो हम लोगों ने बनाए हैं फंक्शनल बजट, उनमें 2 ग्रुप्स थे। कौन कौन से? उनमें 2 ग्रुप्स थे, एक कॉस्ट का ग्रुप था, एक रेवेन्यूज का ग्रुप था। यही ग्रुप था ना, एक कॉस्ट का था, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, यही था। और एक सेल्स का बनाए थे हम लोगों ने, तो एक रेवेन्यू का ग्रुप था, एक कॉस्ट का था। जिसका मतलब आप बजट्स बनाएंगे कॉस्ट के और रेवेन्यू के, या स्टैंडर्ड सेट करेंगे कॉस्ट के और रेवेन्यू के, और एक्चुअल रिजल्ट्स भी आपके पास कॉस्ट के और रेवेन्यू के आएंगे। तो आपने रूल याद रख लेना है किसके लिए? वेरिएंस एनालिसिस के लिए। आपने रूल याद क्या रखना है कि जब आपकी एक्चुअल कॉस्ट जो है वो ज्यादा होगी स्टैंडर्ड से, तो उसे हम लोग कहेंगे ये एडवर्स है यार, ये अच्छा नहीं आया। कि आपने कहा था कि कॉस्ट जो है आपकी, वो स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है एक चीज की, अब वो मटेरियल भी हो सकता है, लेबर भी हो सकती है, ओवरहेड भी हो सकते हैं। एक यूनिट बनाने की आपकी जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो होनी चाहिए 10 रुपए,
लेकिन एक्चुअली आ गई 12 रुपए, तो ये एडवर्स है। ठीक है, अब ये एडवर्स के रीजन फाइंड आउट करेंगे आप, भाई ये एडवर्स क्यों आया, क्या मार्केट चेंज हुई, क्या मार्केट में ओवरऑल महंगाई हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल वो पिछले कुछ हुकूमतें ये कहती हैं भाई पेट्रोल हम कैसे सस्ता कर सकते हैं, मार्केट में ही महंगा हो गया, हमारी एफिशिएंसी नहीं है, तो आपने कॉस्ट ज्यादा आ गई, तो एक तो रीजन है कि मार्केट ऊपर चलेगी। दूसरा रीजन हो सकता है आपकी नाअहली थी, आपकी, देखो एक परचेज मैनेजर है, उसका काम क्या है, उसका अगर यही काम है कि वो लेमैन की तरह जाके परचेजिंग करता है, तो फिर आपको परचेज मैनेजर रखने की जरूरत क्या थी, फिर तो कोई भी परचेज कर लेता। तो परचेज मैनेजर का काम यह था कि वो अच्छी परचेजिंग करे, बेटर वेंडर से परचेजिंग करे, राइट। और इसके ऑपोजिट क्या होगा, अगर एक्चुअल कॉस्ट आपकी स्टैंडर्ड से कम होगी तो दैट इज फेवरेबल, वो आप कहेंगे हाँ ये फेवरेबल है। इधर इट इज फेवरेबल और इट इज एडवर्स, दोनों की रीजंस फाइंड आउट की जाती है कि क्यों है भाई। फेवरेबल था तो क्या आपने क्या स्टैंडर्ड्स कम सेट किए हुए थे, क्या मार्केट चेंज हो गई, क्या मार्केट फेवरेबल हो गई, मार्केट बढ़ गई तो आपकी सेल ज्यादा होगी, या आपकी जो है मार्केट में अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉइज, अच्छा अब फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली जो हम लोगों ने मूव लिया, जो अफगान नेशनल है उनको पाकिस्तान से डिपोर्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से पिशावर मोड़ सारा खाली हो गया। अब वो पिशावर मोड़ खाली होने की वजह से आपके रेंट की कॉस्ट वहां पे कम होगी, खाली है ना वो, अब उनको किसी ने फुल करना है तो वो अगर नहीं फुल हो रहा क्योंकि वो बड़े अरसे से बिजनेस वहां कर रहे थे, अब वो मैं उस दिन चक्कर लगाया वो पूरा खाली था, अब उसकी वजह से रेंट कम हो गया। तो ये तो एक्सटर्नल चीज आई ना जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट कम होगी। आपने क्या किया है जिसकी वजह से कॉस्ट कम हुई, हाँ जो आपने किया है उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं, उसके लिए आप वेल अप्रिशिएट भी किया जाएगा, क्योंकि कंट्रोलिंग एक्चुअली परफॉर्मेंस मेजरमेंट में भी आती है, उसके बेसिस पे फिर सैलरीज भी होती हैं, उसके बेसिस पे रिवॉर्ड्स भी हैं। ठीक है, तो रूल क्या है जब हम लोग वेरिएंस एनालिसिस करेंगे, कॉस्ट का रूल क्या है कि जब एक्चुअल स्टैंडर्ड से ज्यादा होगा वो एडवर्स है, जब एक्चुअल स्टैंडर्ड से कम होगा तो वो फेवरेबल है। रेवेन्यू के लिए रूल क्या है, ये ऑपोजिट है, जब एक्चुअल स्टैंडर्ड से ज्यादा होगा तो वो फेवरेबल होगा। यानी आपने कहा था हमारी 1 मिलियन की सेल्स होंगी, अब आपने की 1.2 मिलियन की सेल्स, तो दैट्स गुड। और ऑपोजिट इसका क्या है, अगर एक्चुअल स्टैंडर्ड से कम होगा तो वो एडवर्स होगा, राइट। अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं, हम लोग वेरिएंस एनालिसिस के रूल्स सीख रहे हैं, अभी वेरिएंस एनालिसिस शुरू नहीं किया। और वेरिएंस एनालिसिस किसका पार्ट है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग किसका पार्ट है, कंट्रोलिंग फेज का। गॉट इट। कॉस्ट की बात करें अगर हम लोग, यहां पे लिख लेते हैं, कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट में हम लोगों ने बजट्स किस किस के बनाए थे, सबसे पहले हम लोगों ने बनाया था मटेरियल का बजट। ठीक है, मटेरियल में दो चीजें थी ना, यहां आपके पास प्राइस थी या आपके पास क्वांटिटी थी, दो ही चीजें थी ना। तो इसका मतलब मटेरियल्स में हमारे पास वेरिएंस कितने कैलकुलेट होंगे, एक हो जाएगा टोटल, एक हो जाएगा प्राइस और एक हो जाएगा यूजेज। कि मटेरियल का जो वेरिएंस आ रहा है वो प्राइस की वजह से आ रहा है कि यूज करने की वजह से आ रहा है। तो आपके पास 3 फॉर्मूले ये हो जाएंगे। दूसरा हम लोगों ने बनाया था लेबर का, राइट। लेबर में आपके पास 3 आ जाएंगे, टोटल, रेट और यूजेज। तो 4, 5, 6। ठीक है। तीसरा हम लोगों ने बनाया था किसका, वेरिएबल ओवरहेड का, जिसमें आपके पास टोटल, एक्सपेंडिचर और एफिशिएंसी आ जाएगा, जो बन जाएगा 7, 8, 9। अच्छा, उसके बाद फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड में भी 3 आ जाएंगे, टोटल, एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम। और ये क्या आ जाएगा, 10, 11 और 12। और वॉल्यूम को हम लोग डिवाइड कर लेंगे 2 में, एक आ जाएगा आपके पास एफिशिएंसी और एक आ जाएगा आपके पास कैपेसिटी। ठीक है जी। तो कॉस्ट के हमारे पास टोटल बन जाएंगे 14 वेरिएंसेस, 14 फॉर्मूलाज कर लो जो हम लोगों ने अल्टीमेटली कवर करने हैं। इस तरह अगर रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में 2 ही है हमारे पास, एक आ जाता है, रेवेन्यू इज बेसिकली सेल्स, तो सेल्स में आ जाएगा सेल्स प्राइस का वेरिएंस
और सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। अच्छा, कई जगहों पे वॉल्यूम को क्वांटिटी भी कहा जाता है, वो फिर जब फर्दर मैनेजरियल अकाउंटिंग में जाएंगे तो उसको फर्दर किया जाएगा। अच्छा, वॉल्यूम में कई दफा एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल के दो डिफरेंट होते हैं, वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो ये 14 प्लस 2, 2 नहीं कर लो 3 कर लो, तो 14 प्लस 3 17 है राउंड, जो कि हम लोगों ने करना है। इजी वे में करेंगे। देयर आर 2 वेज टू डू इट, एक इजी वे है, एक और वे है, वो हम लोग इजी वे में करेंगे, वो प्रॉब्लम नहीं है। रूल ये होगा, वेरिएंसेस हम लोगों ने इतने कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा और क्या है, बस दैट्स इट, ये हम लोगों ने अल्टीमेटली इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अच्छा, एक और चीज जो याद रखनी है आपने स्पेसिफिकली कॉस्ट के लिए, क्योंकि फिर हम लोग कॉन्टिन्यूसली उसको लेक्चर में यूज कर रहे होंगे तो बार बार उसको नहीं किया जाएगा। 3 वर्ड्स हम लोग यूज करेंगे। एक वर्ड हमारा यूज होगा बजट का, ठीक है, एक वर्ड यूज होगा हमारा एक्चुअल का, और एक वर्ड हमारा यूज होगा स्टैंडर्ड का। अगर पर यूनिट की बात कर रहे हैं ना हम लोग, पर यूनिट की, तो आपका जो बजट है, स्टैंडर्ड है, वो सेम है। आप इन वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, बजट को और स्टैंडर्ड को, अगर पर यूनिट की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर टोटल की बात कर रहे हैं तो टोटल में आपका बजट और आपका स्टैंडर्ड जो है, दे आर नॉट सेम। व्हाई? अगर आपको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग याद हो तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम लोगों ने 3 चीजें की थी। एक होता था बजट, एक होता था एक्चुअल, बजटेड ओवरहेड्स, एक्चुअल ओवरहेड्स और एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स आते थे एक्चुअल और बजट से, राइट। यहां पे जो स्टैंडर्ड है ना, वो आता है एक्चुअल और बजट से, यानी बजटेड पर यूनिट यूज कर लेंगे हम लोग। बजटेड या स्टैंडर्ड पर यूनिट एक ही बात है। बजटेड पर यूनिट यूज कर लेंगे और एक्चुअल से हम लोग लेंगे एक्चुअल आउटपुट। जब उनको मिक्स करेंगे तो दैट विल बिकम योर स्टैंडर्ड। ठीक है, तो स्टैंडर्ड बेसिकली क्या है? स्टैंडर्ड आपका बजटेड डाटा ही है जो कि आपने एक्चुअल आउटपुट लेवल पे कन्वर्ट किया होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड आपका वही बजटेड डाटा है जो आपने एक्चुअल आउटपुट लेवल पे उसको कन्वर्ट किया होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लेक्स्ड बजट। किसी जगह पे अगर पढ़ा हो आप लोगों ने, फ्लेक्स्ड बजट भी इसी को कहते हैं। एक तो बजट होता है नॉर्मल और एक फ्लेक्स बजट होता है, जिसको आपने फ्लेक्स होता है ना, फ्लेक्सिबिलिटी, जिसको आपने फ्लेक्स किया होता है किसकी बेसिस पे? एक्चुअल आउटपुट की बेसिस। ठीक है जी, ये तो हमारा था सारे का सारा इसका फ्रेमवर्क, जो वर्ड्स हम लोग यूज करेंगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वेरिएंस एनालिसिस, और सबसे पहले हम लोग करेंगे कॉस्ट के वेरिएंस एनालिसिस। ठीक है, कॉस्ट के वेरिएंस जी, कॉस्ट के वेरिएंस एनालिसिस जो है, या हाँ, कॉस्ट के ही वेरिएंस एनालिसिस। एक तो वो है जो आपकी बुक में गिवन है, फॉर्मूले हैं, जो मैंने आपको स्लाइड्स में भी सेंड किया, फॉर्मूले है, उसको याद कर लो। अब होता क्या है, मैं सुबह भी जब पढ़ाया तो एग्जैक्टली सेम वर्ड ही मैंने कहे। राइम्स जो होती हैं, राइम्स जो बच्चों की राइम्स होती हैं, क्यों बच्चों को याद रह जाती हैं? क्योंकि उनमें कनेक्टिविटी होती है, एक वर्ड के साथ दूसरा वर्ड कनेक्ट कर रहा होता है ना। इसी तरह कुछ सॉन्ग्स होते हैं, या नात होती है, या हमद होती है, वो हमद या वो नात जिसमें कनेक्टिविटी होती है, वो ज़हन में बैठ जाती है। इट्स ऑल अबाउट कनेक्टिविटी। जो स्कैटर्ड होते हैं गाने या कोई नज़में, वो नहीं याद रहती अक्सर, बहुत बहुत ज्यादा जिसमें वर्ड होता है। अब हुआ क्या था, वे बैक 2006 में मेरे एक टीचर है, अभी तो उनसे नहीं है, सीए थे वो तब, जब मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी थी। तो कुछ हेल्प उन्होंने की, कुछ आगे कुछ जो फिक्स ओवरहेड किया, कुछ मैंने किया। तो हम लोगों ने एक अप्रोच वहां पे डेवलप की। ठीक है, वो अप्रोच का फायदा इतना था कि जहां पे पूरी क्लास ये कंप्लीट, ये जितने 17 है ना, वो कैलकुलेट करने में कोई 1 घंटा लगता था ना, तो आई वॉज यूज टू कैलकुलेट इट विद इन 7 मिनट्स और 8 मिनट्स। वो सिर्फ टेबुलर अप्रोच है, कोई डिफरेंट नहीं है, वो हम लोग यहां पे करेंगे। ठीक है, वो टेबुलर अप्रोच है, लेकिन उसमें एक रिदम है, फॉर्मूले सारे वही है, रिदम है, वो रिदम आप लोगों ने याद रखना है, इंशाल्लाह यू विल डू दैट। ठीक है, वो रिदम से हम लोग चीजों को गो ऐड करेंगे। हाँ, आप लोगों ने वैसे दूसरे तरीके से करना हुआ तो मेरे पास फॉर्मूला शीट भी है, फॉर्मूलाज याद कर लेना, उसके थ्रू कर लो। ये वाला जो रिदम वाला बात बता रहा हूं, उसमें सिर्फ प्रॉब्लम ये है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इट विल गिव यू करेक्ट आंसर्स और क्विकली, लेकिन थोड़ी सी लॉजिक नहीं है इसमें। इसमें मैं आपको ये हम लोग ये रूल
ठीक है ना? आपको ये रूल भी याद नहीं रखना पड़ेगा, आपको प्लस और माइनस पे चलेंगे। तो प्रैक्टिकल अगर बात करें ना, प्रैक्टिकल हवाले से, प्रैक्टिकलिटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। वो मैं अक्सर सुबह भी एग्जांपल दिया है कि बंदर के हाथ माचिस आ जाए ना तो जंगल जला देता है। तो माचिस आई एम गिविंग यू, ठीक है? आपने जंगल नहीं जलाना, आपने कोशिश ये करनी है कि ये रूल्स आपके जहन में रहे, ठीक है? जब हम लोग वो टेबल्स बनाए तो ये रूल्स जहन में रख के आपने उन टेबल्स पे काम करना है, राइट? इसकी फोटो ले लो, मैं फिर आगे इसको रब करके चलने लगो जल्दी से। हाँ वही वो चार्ट बनवाए थे ना, जल्दी से ले लो। यार वैसे बाय द वे ये वीडियो बन रही है, उसमें से क्लिक कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। अच्छा जी, तो लेट्स स्टार्ट इट। स्टार्ट करते हैं कौन से? स्टार्ट करते हैं जी कॉस्ट के वेरिएंसेस, ठीक है? स्टार्ट करते हैं, दे दो। स्टार्ट करते हैं जी कॉस्ट के वेरिएंसेस। कैसे स्टार्ट करने हैं? आपने जो है वो तीन, बेटा बाद में जला लेना, ठीक है? अभी रहने दो। हम लोगों ने 3 कॉलम्स बनाने हैं, ठीक है? हम लोगों ने क्या करना है बेटा, यहां पे फोकस छोड़ दो ना, उसको छोड़ दो। हम लोगों ने 3 कॉलम्स बनाने हैं, ठीक है? कौन से कॉलम होंगे, उनको नाम क्या होगा? पहले 1, 2 और 3, 2 एक्सट्रीम कॉलम होंगे। इसकी कनेक्टिविटी देख लो, फिर याद रखना इजी रह जाएगा ना। पहला आपका जो होगा वो होगा एक्चुअल कॉस्ट का कॉलम। पहला कॉलम कौन सा है? एक्चुअल कॉस्ट का। इसकी ऑपोजिट क्या होती है? स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो आखिरी कॉलम हमारा हो जाएगा कौन सा? स्टैंडर्ड कॉस्ट का, ठीक है? अगर मटेरियल्स की बात करें, अगर हम लोग मटेरियल्स के वेरिएंसेस जब कैलकुलेट करने लगे, पहला एक्चुअल कॉस्ट का, दूसरा स्टैंडर्ड कॉस्ट का, तो दरमियान वाला है ना वो क्या होगा? मैं अक्सर इसको कहता हूं एक्चुअल एट स्टैंडर्ड कह लो इसको, ठीक है? कुछ डाटा एक्चुअल से ले लेना, कुछ डाटा आपने स्टैंडर्ड का लेना है। अच्छा, अब एक्चुअल कॉस्ट कैसे आएगी? हमें पता है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल प्राइस को एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? एक्चुअल कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे आएगी? हम लोग क्या करेंगे? स्टैंडर्ड प्राइस को स्टैंडर्ड क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। स्टैंडर्ड प्राइस को स्टैंडर्ड क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये वाला कॉलम कैसे आएगा ये जरा देख लेना। आपने यहां से एक्चुअल क्वांटिटी पकड़ लेनी है, यहां से स्टैंडर्ड प्राइस पकड़ लेनी है, तो आपका क्या बन जाएगा? एक्चुअल एट स्टैंडर्ड, राइट? यहां तक कोई इशू? कॉलम बनाने में रिदम मिल गया। सिर्फ एक चीज रह गई, क्योंकि हम लोगों ने स्टैंडर्ड क्वांटिटी टोटलिटी में करनी होती है, तो दिस विल बी स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक्चुअल आउटपुट से, वो जो मैं आपको टोटल का बता रहा था, ठीक है? तो एक्चुअल आउटपुट से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? यहां तक कोई सवाल किसी को? अब मुझे बताओ, पंजाबी किस किस को समझ आती है? सारों को आती है। इसको पंजाबी में क्या कहते हैं? इसको पंजाबी में क्या कहते हैं? इसको पंजाबी में क्या कहते हैं? जरा इकट्ठा बोलो तीनों को। आपने 31, 21, 32 याद रखना है, याद रहेगा? बोलो जरा 31, 21, 32। अब 31 इसी राइम में आपने याद रखना है। इस राइम को आपने यहां पे लिख लेना है। कुछ नहीं मैंने किया, 31, 21, 32 किया और इसमें मैंने डैश का साइन डाल दिया। अब ये फॉर्मूले हैं, आपने क्या करना है? जो 31 होगा वो आपको दे देगा टोटल वेरिएंस। 31 का क्या मतलब है? 3 में से 1 को माइनस करोगे तो दिस विल गिव यू टोटल वेरिएंस। 21 क्या है? 2 में से 1 को माइनस करोगे तो दिस विल गिव यू प्राइस वेरिएंस एंड दिस विल गिव यू यूजेज वेरिएंस, राइट? कोई मसला? अच्छा, रूल हमारा क्या था जी? अगर एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा हो स्टैंडर्ड से तो एडवर्स है, अगर एक्चुअल कॉस्ट कम हो तो फेवरेबल है। रूल है ना?
तो रूल तो हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं कि अगर इन दोनों को कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, ये एक्चुअल है, तो इन दोनों का डिफरेंस है, तो हम लोग रूल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम के लिए थोड़ा बच्चा पागल हो जाता है ना बीच में, वो और प्रेशर होता है। तो आपने क्या करना है, आपने जो कैलकुलेटर पे जब दो में से एक को माइनस करना है, अगर माइनस के साथ आपका फाइनल आंसर आएगा तो वो एडवर्स है, अगर प्लस के साथ आंसर आएगा तो फेवरेबल है। कंफर्म, ठीक है। जब 31 करोगे तो 3 में से एक को माइनस करोगे तो पॉजिटिव आंसर आ गया तो फेवरेबल है, नेगेटिव आंसर आया तो एडवर्स है। करना क्या है, 31, 21, 32, आपकी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पूरी की पूरी कॉस्ट वाली डन हो गई। अभी करेंगे, उनके सवाल करेंगे, ठीक है। करते हैं जी, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक मुझे दे दो पीछे। इलिस्ट्रेशन मैं करता जाऊंगा, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग आप खुद कर लेना, ठीक है। पेज नंबर 366, सेल्स के लिए हम लोग दोबारा आएंगे वापस, ठीक है। 366 इलिस्ट्रेशन 3। अच्छा बेटा देखो अब होगा क्या, सुन लेना। यहां पे तो जैसे हम लोगों ने बजट्स के सिंगल सिंगल किए थे ना, और फिर आपको एक टेस्ट अंडरस्टैंडिंग मैंने दी थी जिसमें सारे कंबाइन होके आ रहे थे। इसमें भी देखो, मैं अगर स्टार्टिंग से ही सारे कंबाइन को लेके चल रहा हूं तो फिर मसला हो जाएगा ना, फिर समझ ही नहीं आएगी। तो मुझे, मेरी मजबूरी है, मुझे सिंगल सिंगल करके चलना पड़ता है। लेट्स सपोज अगर कंबाइन आ भी जाता है ना, तो आपने सबसे पहले सुन लेना अप्रोच क्या करनी है। आपने सबसे पहले रिक्वायरमेंट देखनी है कि उसने आपसे रिक्वायर क्या किया है। अगर उसने मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड सारों के रिक्वायर किया ना, मैंने आपको माचिस दी हुई है, इस माचिस को आपने ये टेबल को आपने आधे आधे पेज पे बना लेना है इसी तरह, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा ना, लेबर इतना डिफरेंट नहीं है, वेरिएबल ओवरहेड बिल्कुल लेबर जैसा है, और फिक्स ओवरहेड थोड़ा सा डिफरेंस है। तो एक आप लोग याद कर लो, उससे आपके बाकी तीनों निकल आएंगे। आपने उसे बना लेना है, ठीक है। बन गए, अब आपने क्या करना है, आपने क्वेश्चन रीड करना शुरू करना है। जो जो इंफॉर्मेशन मिलती है ना, उस जगह पे पुट करते जाना है। बाय द एंड ऑफ द क्वेश्चन क्या होगा, आपके पास सिर्फ कुछ जगह रह जाएंगी जो फिल नहीं हुई होंगी, वो आपने खुद से कैलकुलेट करनी होंगी, और वो भी कैलकुलेट हो जाएंगी। तो दिस इज हाउ यू सेव द टाइम एज वेल। वही क्वेश्चन शायद दूसरा 2 घंटे में, 1.5 घंटे में कर रहा हो, यू विल डू इट इन 10 मिनट्स, राइट। तो लेट्स रीड द क्वेश्चन उसी बेसिस पे। क्या कहता है, कहता है जी, the following information relates to production of product X, everyone is there। आपके कैलकुलेटर रेडी होने चाहिए हर किसी के, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेटेड बाय योरसेल्फ, जिस इसके पास है। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड ऑफ प्रोडक्ट X। अब उसने ये स्टैंडर्ड दिया, क्या स्टैंडर्ड दिया, वो कहता है 40 स्क्वायर मीटर स्टैंडर्ड है जो 1 यूनिट बनाने पे लगता है, और स्टैंडर्ड रेट क्या है, 5.30। तो स्टैंडर्ड प्राइस हमारे पास जहां जहां आ रही है, वो क्या आ रही है, $5.30। $5.30 स्टैंडर्ड क्वांटिटी उसने पर यूनिट दी है 40 स्क्वायर मीटर। आप इसको स्क्वायर मीटर SQM भी लिख सकते हैं अपनी आसानी के लिए। अच्छा आगे पढ़ते हैं, कहते हैं एक्चुअल रिजल्ट्स फॉर डायरेक्ट मटेरियल इन पीरियड 1000 यूनिट्स। उधर उधर क्वेश्चन पे पढ़ो। 1000 यूनिट्स वर प्रोड्यूस, तो एक्चुअल आउटपुट कितनी है 1000। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 40,000 ये आ गया, राइट। उसके बाद कहता है एक्चुअल जो यूज हुआ वो कितना यूज हुआ, वो हुआ 39,000 स्क्वायर मीटर। तो एक्चुअल क्वांटिटी कितनी आ गई, दैट इज 39,000। और कॉस्ट कितनी थी उसकी, कॉस्ट थी $210,600। यार ये देखो एक चीज देख लेना, दो यहां पे लिखा हुआ है एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। आपको एक्चुअल कॉस्ट हमेशा गिवन होगी, ठीक है। अब आप क्या करो, अगर आप इसको फिल करना चाहो इसी तरह, तो आप क्या करें, 39,000 तो यही लिख दिया एक्चुअल क्वांटिटी। अब एक्चुअल प्राइस नहीं है तो आप एक्चुअल प्राइस निकालो कैसे, 210,600 डिवाइड बाय 39,000, बताओ जरा कितना आता है, $5.4। वो $5.4 को दोबारा मल्टीप्लाई 39,000 से करो तो आपके पास ये आएगा। तो यार कर क्या रहे हो, देखो जरा खुद सोचना। आप पहले 2,10,000 को 39,000 पे डिवाइड करके कोई निकाल रहे हो, उसको फिर 39,000 से वापस मल्टीप्लाई करके वापस निकाल रहे हो। तो जब आपको एक्चुअल कॉस्ट गिवन है तो व्हाई नॉट टू सेव टाइम, व्हाई टू ऐड एडिशनल थिंग, बट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन सेव योर टाइम। जब ये तीनों आ गए तो आप क्या करना है,
कत्ती की बत्ती, कत्ती इक्की बत्ती। ठीक है, क्या करना है? कत्ती करो जी, कत्ती करो सबसे पहले। कत्ती मींस, अच्छा नहीं, पहले इनको कैलकुलेट करो, इसको और इसको दोनों। 2067 212 000। जब फिगर्स आ गई आपके पास, अब कत्ती की बत्ती। कत्ती क्या है? इसमें से इसको माइनस करो, करो जरा कत्ती ना, 3 - 1 1400। पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव है तो फेवरेबल है, ये आपने लिखना है। अच्छा 21, इसमें से इसको माइनस करो, -3900 एडवर्स आ गया, माइनस है तो एडवर्स है। बत्ती 32 फेवरेबल, पॉजिटिव है। अच्छा अब मजे की चीज यार, पता नहीं यार क्वेश्चन ठीक है कि नहीं, दोनों को ऐड करो, इसके बराबर आएगा, आएगा। अगर बराबर आ गया तो आपका क्वेश्चन ठीक है। ठीक है, गॉट इट? क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, आसान है। ये तो बेटा इतनी तो आनी चाहिए, कॉमन सेंस। इजी है? नहीं अभी नहीं। मटेरियल के वेरिएंसेस हो गए। तीसरे सेमेस्टर वालों से आपने कहा ना यारी दोस्ती है, उनसे जरा पूछना वेरिएंस एनालिसिस कैसे है, शर्त लगा के बैठ जाना उनसे, कहना देखते हैं क्वेश्चन पूरा ले रहे, कहते हैं देखते हैं कौन कम टाइम में करता है। कंफर्म कह रहे हो, लेकिन पहले प्रैक्टिस कर लेना। डन? कोई सवाल अभी तक? इसकी फोटो ले लो, बल्कि इसमें से ले लेना ना, इसमें से वीडियो में से छोड़ना पड़े, क्या करोगे? अब जी लेबर, डायरेक्ट लेबर, जरा इधर इधर नोट करना। अब कौन सा है? डायरेक्ट लेबर। देखो लेबर में प्राइस नहीं होती, लेबर में क्या होता है? लेबर को क्या देते हैं? पर आवर। वेजेस किस पे देते हैं? रेट पे देते हैं। तो प्राइस नहीं होती, रेट होता है। इसका मतलब जहां जहां प्राइस होगी वहां वहां हम लोग ने क्या लिख देना है? वहां वहां हम लोगों ने रेट लिख देना है। जहां जहां प्राइस वहां वहां रेट। अब लेबर में क्वांटिटी नहीं होती, लेबर में क्या होता है? और। तो जहां जहां क्वांटिटी वहां वहां आपके जो है वो और आ जाएंगे। एक्चुअल ऑर्स, एक्चुअल ऑर्स, स्टैंडर्ड ऑर्स। डन? फॉर्मूला शीट आपकी बन गई। अब क्या करना है? कत्ती की बत्ती और आंसर। ठीक है, सिर्फ प्राइस की जगह रिप्लेस क्या करना है? रेट को, और क्वांटिटी की जगह ऑर्स को, क्योंकि लॉजिकल है। राइट? लेट्स डू अ क्वेश्चन। अच्छा मटेरियल के, सॉरी अभी मटेरियल में हम लोगों ने देखा टोटल वेरिएंस था 1400 का फेवरेबल। देखो टोटल वेरिएंस क्या बता रहा है? टोटल वेरिएंस बता रहा है ओके हम लोगों की जो स्टैंडर्ड कॉस्ट थी ना वो कम थी, वो ज्यादा थी, एक्चुअल कम आई क्योंकि फेवरेबल आया था ना 1400 से। अब आपने इन्वेस्टिगेट किया भाई ये फेवरेबल क्यों आया, तो पता लगा भाई जो प्राइस की हवाले से देखे तो आपने तो महंगी परचेजिंग की, क्योंकि प्राइस का वेरिएंस जो है मटेरियल का वो एडवर्स आया था 3900 से। ठीक है, तो आपको पता लगा यार प्राइस तो ये तो आपने, आपका जो परचेज मैनेजर है उसने तो महंगा मटेरियल खरीदा, लेकिन उसका फायदा क्या हुआ? यूजेज में फेवरेबल आ गया। महंगा मटेरियल खरीदा, क्वालिटी का मटेरियल खरीदा, जिसकी वजह से आपकी यूजेज कम हुई। नॉर्मल लॉस याद है? दूध खरीदोगे पानी वाला तो वो ज्यादा वेपोरेट होगा, दूध खरीदोगे हालिस कम वेपोरेट होगा, नॉर्मल लॉस कम हो जाएगा। अब नॉर्मल लॉस भी कम होगा, लगेगा कम। राइट? तो महंगा, अच्छा प्रॉब्लम कहां होती? जहां प्राइस वेरिएंस भी एडवर्स आ जाता और यूजेज भी एडवर्स आ जाती। भाई ये तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो गया। ठीक है, मतलब एक तो आपने महंगा मटेरियल खरीदा, ऊपर से उसकी यूजेज भी ज्यादा होगी,
क्वालिटी, क्योंकि क्वालिटी लो है तो यूज ही ज्यादा हुई ना। तो ये कुछ रीजन होते हैं जो बुक में लिखे भी हैं कि मटेरियल के क्या रीजन हो सकते हैं एडवर्स होने के और फेवरेबल होने के, वो आप पढ़ लेना, कुछ मैंने आपको बता दिए। अब आते हैं लेबर पे। ऐसी अंडरस्टैंडिंग बेटा आपने खुद करनी है 4। अब आते हैं जी लेबर पे। इलिस्ट्रेशन 5, एवरीवन इज देयर। क्या कहता है जी? कहता है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट एक्स, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड ऑफ प्रोडक्ट एक्स। 4 है ना इलिस्ट्रेशन 4? 4 है बेटा इलिस्ट्रेशन 4। ओके जी, वो क्या कहता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड कहता है कि डायरेक्ट लेबर के जो स्टैंडर्ड ऑर्स है वो है पर यूनिट 24 और पर और रेट क्या है $5 का। स्टैंडर्ड रेट $5, स्टैंडर्ड रेट $5, स्टैंडर्ड और पर यूनिट 24 आवर्स, राइट। आगे पढ़ते हैं। एक्चुअल रिजल्ट्स फॉर वेजेस प्रोडक्शन 1000 यूनिट्स, तो ये कितना आ गया? 24,000 आवर्स। एक्चुअल आवर्स कितने लगे? वो कहता है एक्चुअल आवर्स है 23900, राइट। और एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी? अगेन एक्चुअल कॉस्ट आप टोटल यहां लिख सकते हो। अब जरा इनको कैलकुलेट कर लो, ये तो आ जाएगा 1,20,000। 119500 जब आपके पास ये कैलकुलेट हो गया, आप क्या करना है? कत्ती की बत्ती 31, 21, 32, राइट। कर लो, सबसे पहले करो 31 को 11450 एडवर्स है बेटा। ये एडवर्स लिखना है आपने, एडवर्स और फेवरेबल नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। 11950 अगेन एडवर्स है, फेवरेबल है, पॉजिटिव है, राइट। अच्छा, अब और भी हम लोगों ने चेंज करना है क्योंकि इनके नाम भी चेंज होंगे। 31 की बत्ती नहीं रखना ज़हन में, 31 तो हमेशा टोटल ही रहेगा, लेकिन 21 क्या हो जाएगा? प्राइस की जगह रेट और यूजेज की जगह एफिशिएंसी, राइट। अब जरा इस पे डिस्कशन कर लेते हैं, ये है क्या? वो कहता है टोटल वेरिएंस। अच्छा, इनको दोनों को जमा करो तो आ जाएगा, दोनों को जमा करो तो आएगा, ठीक है। अब इस पे डिस्कशन करते हैं। ये क्या वेरिएंस है? टोटल, टोटल है ना। टोटल वो वेरिएंस कहता है 11,450 से एडवर्स आया, यानी अगर हम लोग वो रूल रखें, यानी आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट कम थी, एक्चुअल ज्यादा आई। भाई टोटल तो एक्चुअल ज्यादा आ गई इसलिए एडवर्स आया, उसको फाइंड आउट करो क्यों ज्यादा आया। तो उसने कहा रेट वेरिएंस बहुत था यार, आपने जो मार्केट से बंदे उठाए जिनको पेमेंट की वो बहुत ज्यादा पेमेंट की उन्हें, इसलिए क्योंकि आपने स्टैंडर्ड रखा था कि कम रेट पे उठाएंगे, मार्केट में महंगे बंदे मिले। अब बुला लेंगे बंदे को जिसने लेबर को जो देखता है, प्रोडक्शन मैनेजर है, हमें क्यों महंगा क्यों हुआ? वो कहेगा अवेलेबल नहीं थे। जो भी है, जरूरी नहीं कि आपने उसे फांसी पे लटका देना है, वो एक्सप्लेन कर देगा भाई बंदे ही अवेलेबल नहीं थे, मैं क्या करता, गवर्नमेंट ने लेबर रेट बढ़ा दिया था, मैं क्या करता, आपने स्टैंडर्ड पुराने पे बनाया हुआ था, बढ़ गया। अच्छा, उसकी वजह से हुआ क्या? उसकी वजह से आपने, अच्छा एक रीजन होगा भाई मैंने स्किल्ड लेबर पकड़ा, अच्छी क्वालिटी का लेबर पकड़ा, जिसकी वजह से देखो एफिशिएंसी वेरिएंस फेवरेबल आया, आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव हुई है। लेकिन इतनी नहीं इंप्रूव हुई कि जितना आपका यहां से रेट वेरिएंस जो है वो एडवर्स आ गया, ठीक है। तो देयर आर पॉसिबल कॉजेज ऑफ लेबर एज वेल विच इज रिटन इन योर बुक, बट प्रोबेबल डिस्कशन मैंने आपको यहां पे कर दी है कि इनका इंटरकनेक्टिविटी। अच्छा, इसका इनकी दोनों की इंटरकनेक्टिविटी आपके मटेरियल से भी आती है, इसकी तो नहीं। आपकी एफिशिएंसी, जो लेबर की एफिशिएंसी जो है ना, अक्सर रिफ्लेक्ट होती है आपकी यूजेज वेरिएंस में। आपकी लेबर अच्छी है तो वो क्या करेगी, एक ही था ना अभी क्वेश्चन आपका, यूजेज वेरिएंस कितनी अच्छी थी उसकी लेबर मटेरियल की, तो आपने हाई रेट पे अपनी लेबर हायर की जिसने आपका मटेरियल सेव किया, उसने कम उसमें से वो लॉस होने दिया। तो दैट कैन आल्सो बी द केस। आप तो ज्यादा समझ सकते हैं, पॉलिश में उसने कम जो है वो निकाला, ठीक है, कटाई में उसने कम निकाला। आपका दर्जी है, आपने दर्जी हायर किया जो उसी जो है जहां रेडीमेड बनते हैं, जो उसी 4 मीटर में या 4.5 मीटर में आपका निकाल देता है, बाकी दर्जी जो है वो 5 मीटर से कम में उसे बनाना नहीं आता। दिस इज अच्छा, वो जो दर्जी होगा वो आपको महंगा मिलेगा,
मुझे याद है, मैंने शायद आप लोगों को पहले भी बताया था, मुझे याद है, और मैं आई वेंट टू लाहौर टू सी दैट पर्सन। मैंने सुना था एक बंदा है, वो मैसन जो है वो उसी टाइम में डबल काम कर देता है। कैसे? वो नीचे मजदूर को लगाया होता है, तो नाउ दिस वो महंगा मिलेगा आपको। उसमें क्या एफिशिएंसी है? तो शायद प्राइस वेरिएंस आपका जो रेट वेरिएंस है वो एडवर्स आ जाए, लेकिन एफिशिएंसी और यूजेज वेरिएंस आपका फेवरेबल आ जाए। तो दीज आर इंटरकनेक्टेड, राइट? कोई सवाल यहां तक? जब आपका लेबर वेरिएंस हो गया, फोटो लेनी है? ले लो जल्दी, चलो। जब आपका लेबर वेरिएंस हो गया, तो मजे की आपको बात बताऊं, आपका जो वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस है उसमें फॉर्मूले चेंज ही नहीं होते हैं। डिट्टो कॉपी लेबर वाले हैं, कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन सिर्फ फर्क क्या होगा कि जो स्टैंडर्ड रेट है ना, वो वेरिएबल ओवरहेड वाला यूज होगा, क्योंकि वेरिएबल ओवरहेड आर एब्जॉर्ब्ड, या जो वो यूज होते हैं वो लेबर आवर्स की बेसिस पे यूज होते हैं। तो क्या होगा? यही फॉर्मूला शीट हमारी यूज होगी किसके लिए? वेरिएबल ओवरहेड्स के लिए भी। सेम, सिर्फ फर्क क्या आएगा? फर्क आपका आएगा नामों का। क्या नामों का फर्क आएगा? आपका जो ये 21 है दैट विल बी कॉल्ड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, और आपका जो 32 है दैट विल कॉल्ड एफिशिएंसी वेरिएंस। दैट विल बी ओनली द डिफरेंस। अदरवाइज 31 की 32 वही होगा, फॉर्मूले सेम होंगे। तो देखो, एक आप लोगों ने किया डायरेक्ट मटेरियल का, उससे डायरेक्ट लेबर निकल आया, डायरेक्ट लेबर वाला सेम वेरिएबल ओवरहेड है। क्लियर है? ओके, क्वेश्चन करते हैं इस पे। इलिस्ट्रेशन 5 क्या कहता है जी? कहता है एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड ऑफ प्रोडक्ट एक्स। डायरेक्ट लेबर का दिया, हम लोग डायरेक्ट लेबर नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? वेरिएबल ओवरहेड। तो हम लोग वेरिएबल ओवरहेड को पिक करते हैं। कहते हैं वेरिएबल ओवरहेड बॉन्डिंग डिपार्टमेंट है, 24 आवर्स लगते हैं, और ये वही है जो लेबर वाले हैं, मैंने आपको बताया। और इसका रेट क्या है? 1.5। स्टैंडर्ड रेट $1.50, $1.50, स्टैंडर्ड आवर्स 24 आवर्स। मल्टीप्लाई करना है किससे? आगे क्या कहता है? कहता है एक्चुअल रिजल्ट्स फॉर प्रोडक्शन एंड लेबर आवर्स वर्क। प्रोडक्शन हुई कितनी? 1000 की, तो ये आपके पास आ गया 24,000। और एक्चुअल आवर्स कितने यूज हुए? अगेन लेबर वाले ही हैं, वही है सेम, क्योंकि लेबर और ओवरहेड के सेम होते हैं। और कॉस्ट कितनी थी? 38,000। जरा मुझे कैलकुलेट करके बताओ। 35850 डॉलर्स आ गया। अब क्या करना है? 31 की 32। 31 टोटल वेरिएंस बताओ कितना आता है? इसमें से इसको माइनस करें, एडवर्स आएगा 2240, एडवर्स है। 21 इसमें से इसको माइनस करो, ये भी एडवर्स आएगा। हाँ, 2390 एडवर्स। 32 इसमें से इसको माइनस करो, पॉजिटिव आएगा। 150 फेवरेबल। इन दोनों को जमा करो, ये आ जाएगा। डन। तो 9 फॉर्मूले हमारे डन हो गए। इससे आगे हमारे पास आ गया क्या? फिक्स्ड ओवरहेड का। फिक्स्ड ओवरहेड का ना थोड़ा सा चेंज होता है हमारे पास फॉर्मूला शीट। ठीक है, मैं फिक्स्ड ओवरहेड का जो मेन है ना वो आपको इसी तरीके से करवा देता हूं ताकि वो 31 की 32 वाली राइम रहे। लेकिन जो फर्दर आगे होते हैं ना वो थोड़े और तरह होते हैं। ठीक है, फिक्स्ड ओवरहेड में याद रखना हमारे पास, अगर मैंने वहां पे लिखा आपको, फिक्स्ड ओवरहेड में 2 होते हैं। हम लोगों ने एक टोटल तो है ही है, एक एक्सपेंडिचर है और एक वॉल्यूम है। वॉल्यूम वेरिएंस जो है ना बेटा, जरा गौर से सुनना, वॉल्यूम वेरिएंस जो है ना उसमें हम रूल रिवर्स करते हैं। उसमें हम लोग कॉस्ट वाला रूल नहीं अप्लाई करते, वो एडवर्स और फेवरेबल के लिए। उसमें हम लोग रूल यूज करते हैं कौन सा? उसमें हम लोग रूल यूज करते हैं रेवेन्यूज वाला। क्यों? वॉल्यूम वेरिएंस आता क्यों है? ठीक है, वॉल्यूम वेरिएंस इसलिए आता है, चलो इसको कनेक्ट करते हैं हम लोग एब्जॉर्प्शन से, ओवर एब्जॉर्ब और अंडर एब्जॉर्ब से। ठीक है, अगर हम लोग यहां पे लिखते हैं, अगर थोड़ा सा हम लोग करें तो हमारे पास 3 फॉर्मूले थे ना। एक था बजटेड ओवरहेड्स जो हमारे पास था OAR,
FOAR मल्टीप्लाई बाय बजटेड एक्टिविटी, यही था ना। एक था आपके पास एक्चुअल, जो मैंने कहा था एक्चुअल की जरूरत नहीं है कैलकुलेट करने की, लेकिन फिर भी करना चाहो तो वो क्या था, एक्चुअल OAR जरूरत नहीं होती, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल एक्टिविटी। और आपके पास एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कौन से थे, आपके पास एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड थे, FOAR यहीं से लेते हैं और एक्टिविटी यहां से उठाते हैं, यही था ना। अब देखो हम देते थे इन दोनों का डिफरेंस, यही लेते थे ना, इसका और इसका डिफरेंस लेते थे, जहां हम लोग कहते थे अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन है। अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन तो वहां पे होती थी। अब जो डिफरेंस लेंगे ना इसके लिए, अब हम लोग लेंगे इसका और इसका डिफरेंस। FOAR तो वही है, आप देखेंगे कि आपकी बजटेड एक्टिविटी थी कि आप कहते थे यार हम प्रोड्यूस करेंगे 1000 यूनिट्स, तो आपने प्रोड्यूस किया 1200 यूनिट्स। तो अगर देखो होगा क्या, ये कॉस्ट है ना, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे एक्स्ट्रा प्रोडक्शन से, तो आपकी एक्चुअल ये वाली एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड तो ज्यादा आएंगे ना बजटेड से, तो कॉस्ट की बेसिस पे तो वो एडवर्स हो जाता है कि भाई आपके बजटेड थे से बजटेड एक्टिविटी थी 1000 की, आपने एक्चुअली प्रोड्यूस किए 1200, तो जब वो FOAR से मल्टीप्लाई होंगे तो जाहिर बात है एक्चुअल कॉस्ट आपकी ज्यादा आएगी ना बजटेड से, या एब्जॉर्ब्ड कॉस्ट ज्यादा आएगी बजटेड से। तो कॉस्ट वाले रूल तो कहते हैं भाई ये तो एडवर्स है, लेकिन वो कहते हैं यार ये एक्चुअली एडवर्स नहीं है, क्योंकि आप प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हैं। तो ये जो कॉस्ट आनी है, जो कि एब्जॉर्ब कॉस्ट ज्यादा आनी है, ये गलत नहीं है, ये अच्छी है, इसलिए वो कहता है इसको आप फेवरेबल कहो। ये तो है लॉजिक। अब हम लोगों ने तो क्या करना है, हमें टेंशन ही नहीं है, हमारे हाथ में तो माचिस है, हमें तो टेंशन नहीं है, हमने देखना माइनस है तो एडवर्स है, प्लस है तो फेवरेबल है। तो उसी बेसिस पे मैंने ये वाला टेबल भी बनाया हुआ है जो फिक्स्ड ओवरहेड का, ठीक है, लेकिन लॉजिक ये है उसके पीछे। अब वो जो फिक्स्ड ओवरहेड के लिए हमारा टेबल है ना, वो थोड़ा सा चेंज होगा, थोड़ी सी हम लोग उसमें मॉडिफिकेशन करेंगे। वो मॉडिफिकेशन क्या है, पहला तो यही रहेगा, एक्चुअल कॉस्ट चेंज नहीं होगा। दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरे को हम लोग कह देंगे दिस इज बजटेड कॉस्ट। क्या कहेंगे इसको, और बजटेड कॉस्ट क्या होगा, बजटेड OAR, मैं इसको FOAR ही कहूंगा, मल्टीप्लाई बाय बजटेड एक्टिविटी। ये वही है जो कि एब्जॉर्प्शन वाला है, कनेक्ट इसलिए करा रहा हूं, याद रहेगा। तीसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में 3 थे ना, बजटेड ओवरहेड, एक्चुअल ओवरहेड, और तीसरा कौन सा था, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। तीसरा एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, कोई वो नहीं है। तीसरा कौन सा है, एब्जॉर्ब्ड कॉस्ट। एब्जॉर्ब कॉस्ट कैसे आती है आपके पास आ जाता है बजटेड, FOAR होता ही बजटेड है बाय द वे, ठीक है, बजटेड FOAR मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल एक्टिविटी, जो कि ये वाली होगी, ठीक है। और यहां पे एक्चुअल कॉस्ट, आपको बस एक्चुअल कॉस्ट लिख देंगे, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बस ये फर्क है और कोई फर्क नहीं है। करेंगे यही यहां पे भी हो, क्या 31, 21, 32, और रूल वही है जो मैंने बताया, वो तो लॉजिकली है ना कि वॉल्यूम वेरिएंस का रूल चेंज करते हैं, क्यों चेंज करते हैं आपको नहीं याद रखना। आप 31, 32 से माइनस आया तो एडवर्स है, पॉजिटिव आया तो फेवरेबल है, दैट विल वर्क फॉर यू, राइट। कोई सवाल यहां तक। जो यहां पे FOAR यूज करेंगे ना, वो यूज करेंगे पर यूनिट वाला, क्योंकि अभी हमारे पास जो एक्टिविटी हो रही है वो यूनिट्स में हो रही है ना, तो हम लोग यहां पे FOAR कौन सा यूज करेंगे, पर यूनिट वाला। लेट्स डू द क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, मुझे इश्यू नहीं है, इफ यू वांट टू फॉलो द बुक फॉर्मूलाज गो अहेड, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ओके जी, इलिस्ट्रेशन नहीं, एक काम जरूर करना, अगर थोड़ा सा टाइम दे सको, यकीन जानो ये काम करोगे ना तो आपका ये पक्का हो जाएगा ये टॉपिक। जब टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग करोगे ना, एक दफा इस वे से कर लेना, एक दफा ट्राई करना बुक वाले वे से करने की, देखना आंसर, या चलो ना करना बुक वाले वे से, इस वाले वे से करना, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के आंसर तो है ना आपके पास, फिर उसको टैली करना कि क्या हम लोग जो ये वाले वे से करें, क्या हमारा आंसर ठीक आ रहा है कि नहीं। ना आया तो मुझे पकड़ लेना, कहना सर आप गलत पढ़ाते हैं, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, ठीक है। ओके जी, इलिस्ट्रेशन ठीक, लेकिन सही पकड़ना, मेरा टाइम ना जाया करना।
खुद चाहे गलत करके आ रहे हो तो मुझे कह रहे हो सर आप गलत पढ़ा रहे हैं, सही। ओके, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर कंपनी फॉर पीरियड 4 इलस्ट्रेशन 6। उसने दे दिया जी बजट, बजटेड आउटपुट और बजटेड यूनिट। आउटपुट तो नहीं, इसको कॉस्ट लिखना चाहिए था, गलती होती है बुक्स में भी, तो ये आउटपुट नहीं है, ये कॉस्ट है, क्योंकि कॉस्ट जो है डॉलर्स में होती है। एवरीवन इज देयर ना इलस्ट्रेशन 6 पे। तो बजटेड कॉस्ट उसने दे दी कितनी है 22960 और बजटेड यूनिट्स कितनी है 6560। हमारे पास ये क्या है, तो बजटेड कॉस्ट में लिख दो 22960 डॉलर्स कोरोला, ठीक है। यहां पे हमें क्या चाहिए, एक्चुअल एक्टिविटी, एक्चुअल आउटपुट, और बजटेड एफओआर चाहिए। ये भी करते हैं बात इस पे, और कहते हैं फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड। ये पूरा क्वेश्चन है ना, अच्छा ठीक है। बल्कि एक काम करो ना, इलस्ट्रेशन 7 पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा डिटेल में यही है, लेकिन इलस्ट्रेशन 7 पढ़ते हैं, ठीक है। सेम है, कोई वो नहीं है उसमें, जरा डाटा एक्स्ट्रा दिया हुआ है, सेम इलस्ट्रेशन है, ठीक है। इलस्ट्रेशन 7 सेम है, वो कहता है जी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर कंपनी फॉर पीरियड 4। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड जो कि बजटेड है वो यही है जो उसने दी है, मैंने यहां पे लिख दी है। यूनिट्स भी उसने दे दी है, और क्या कहता है, कहता है जी स्टैंडर्ड टाइम टू प्रोड्यूस ईच यूनिट इज 2 आवर्स। स्टैंडर्ड टाइम कितना है एक यूनिट बनाने का, 2 आवर्स। नीचे वो कहता है एक्चुअल फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड उसने कितने दे दिए 24200, आपने पुट कर दिया। जहां पे एक्चुअल था एक्चुअल, जहां पे बजटेड था बजटेड। कोई रोला अभी तक? उसके बाद उसने एक्चुअल यूनिट्स दे दी, हमें एक्चुअल यूनिट्स चाहिए यहां के लिए। एक्चुअल आउटपुट कितनी है 6460, और कहता है जी लेबर आवर्स लगे हैं 12600। आगे क्या कहता है जी, क्या फाइंड आउट करो, किधर है यार, अच्छा इधर आ गया, ठीक है। वो हमें कुछ चीजें बता रहा है जो कि कैलकुलेट करनी है। पहले हम लोगों ने इसको पूरा करना है, हमें ये पूरा हो गया, ये पूरा हो गया, ये रह गया यहां पे। हमें चाहिए क्या, बजटेड एफओएआर। बजटेड एफओएआर कैसे कैलकुलेट होता है, हमें पता था ना, बजटेड ओवरहेड क्या होते हैं इज इक्वल्स टू एफओएआर मल्टीप्लाई बाय बजटेड एक्टिविटी, यही है ना। तो अगर इसको हम लोग यूं करें तो एफओएआर कैसे आएगा, हमारे पास आ जाएगा बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड एक्टिविटी, यही आएगा ना। डू वी हैव बजटेड ओवरहेड, यस वी डू हैव, कितना है 22960। डू वी हैव बजटेड एक्टिविटी, यस वी डू हैव, उसने दी है क्वेश्चन में 6560। जरा मुझे बताओ ओएआर 3.5 डॉलर्स पर यूनिट, नॉट और, पर यूनिट। अब इसको पुट कर लो यहां पे 3.5 डॉलर, 22610 डॉलर्स आ गया। अब क्या करना है, कत्ती की बत्ती, कत्ती करो सबसे पहले, इसमें से इसको माइनस करो। मजे की बात बताओ, ठहरना, सुनना, सुन लेना। टोटल एक्चुअली चाहिए नहीं होता, क्योंकि टोटल विल नॉट गिव यू समथिंग, कोई मीनिंगफुल रिजल्ट नहीं देता। हमें इसमें 21 और 32 ही चाहिए होता है, और इसके नाम चेंज कौन से हो जाएंगे, एक्सपेंडिचर, और इसको हम लोग कह देंगे वॉल्यूम। बस वो एक्सपेंडिचर ही रहेगा, वो वॉल्यूम रहेगा। लेकिन स्टिल आपने अगर कैलकुलेट करना हो, कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना आता है ये 1590 एडवर्स में, 240 एडवर्स, 350 एडवर्स, दोनों को जमा करो तो ये आएगा, राइट? आ गया। अच्छा, अब होता क्या है, अगर आप दो सिस्टम पढ़े थे ना हम लोगों ने, कौन कौन सा, मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन। अगर आप लोगों को याद हो, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम लोग एब्जॉर्ब करवाते थे पर यूनिट बेसिस पे, मार्जिनल में हम लोग फिक्स कॉस्ट को एज अ पीरियड कॉस्ट ट्रीट करते थे। तो अगर मार्जिनल कॉस्टिंग कर रहे हैं तो वॉल्यूम वेरिएंस तो उसमें होता ही नहीं है। ओवर अंडर ओवर एब्जॉर्ब कैलकुलेट किए थे मार्जिनल कॉस्टिंग में, नहीं। तो ये तो एब्जॉर्ब ओवरहेड है ना, तो यहां से आप याद रख सकते हैं कि जो अगर मार्जिनल कॉस्टिंग कंपनी यूज कर रही है ना, तो फिर सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएंस कैलकुलेट होता है, जिसे हम लोग कहते हैं एक्सपेंडिचर वेरिएंस फिक्स ओवरहेड का। अगर कंपनी मार्जिनल कॉस्टिंग यूज कर रही है तो सिर्फ एक होगा, जिसे हम लोग कहेंगे एक्सपेंडिचर वेरिएंस। अगर कंपनी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज कर रही है
फिर दोनों होंगे। और क्यों होंगे? क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में तो हम लोग एब्जॉर्ब करवाते हैं ना, लास्ट वाला हमारा एब्जॉर्ब कॉस्ट का ही तो कॉलम है, ठीक है। तो अभी हम लोग दोनों को निकाल लिया। अच्छा, जब ये आ गया, ये वॉल्यूम वेरिएंस है, तो इसको फिर क्या किया जाता है? ये वॉल्यूम वेरिएंस को फर्दर इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि भाई इसमें एफिशिएंसी की वजह से कितना था और कैपेसिटी की वजह से कितना था। अच्छा, थोड़ा सा चलो समझ भी लेते हैं ना, वॉल्यूम वेरिएंस आया क्यों, यहीं से देखते हैं, एवरीवन। वॉल्यूम वेरिएंस इसलिए आया, देखो बजटेड एफओआर तो वही रहेगा ना, $3.5 का जो हम लोग कैलकुलेट किया यहां, और बजटेड एक्टिविटी भी हमें पता है कितनी है, यहां से ही तो कैलकुलेट किया है 65। बजट कहता था कि हम लोग आउटपुट बनाएंगे 6560 की, लेकिन आपने बनाई कितनी? 6460, कम बनाई ना, तो इसलिए उसने एडवर्स कहा। आपने कम बनाई आउटपुट जो है, इसलिए वॉल्यूम कम बनाया। बजट आपको कहता था 65 बनाओ, आपने बनाया 64, तो वॉल्यूम वेरिएंस आ गया, इसीलिए नेगेटिव आया। दो हमने तो कत्ती की बत्ती से किया ना, इसीलिए एडवर्स आया। लेकिन वो कहते हैं इस एडवर्स की रीजनिंग देखते हैं कि क्या आपकी लेबर कामचोर थी या कैपेसिटी ही नहीं थी। ये भी तो हो सकता है बिजलियां जा रही हैं तो कैपेसिटी नहीं है, कहां करेंगे। अब फॉर एग्जांपल हमारी क्लासेस जो होनी है, 28 क्लासेस का नोटिफिकेशन है कि आपने 28 क्लासेस करनी है। कोई हमारी क्या छुट्टी हुई है? नहीं। आज हमारी क्लास है, आई गेस मतलब 28 का मतलब है 14 क्लासेस ना, 7 मिनट से पहले 7 मिनट के बाद। आज हमारी क्लास है 4th। अब अगर 5th क्लास, आज है 11th, ठीक है, 4th है या आज 5th है, शायद नहीं आज 4th है। अब अगली क्लास देखें तो वो 18 को है, 18 को है ना अगली क्लास, ठीक है। आज 5th है, सॉरी आज 5th है, 6th है 18 को, और 7th है 25 को, क्या है? छुट्टी है। उसके बाद नेक्स्ट यकम को पेपर है। अब ये जो 25 दिसंबर है, उसमें तो हमारे पास कैपेसिटी नहीं है ना यार, टीचर ने इनएफिशिएंसी नहीं दिखाई, कैपेसिटी नहीं थी, क्या करें। तो दैट्स व्हाई वो 28 से 26 लेक्चर हो गए, इसीलिए वॉल्यूम नहीं आया। कनेक्टिविटी होगी, वेरिएंस ही की कनेक्टिविटी होगी, फाइंड आउट किया जाएगा भाई क्यों है। हाँ, इसमें फिर किया क्या जा सकता है, इसमें किया जा सकता है व्हाई नॉट मेकअप ली जाए, व्हाई नॉट मेकअप रखी जाए। भाई मेकअप ले सकते थे, कैपेसिटी है थी, यूटिलाइज कर सकते थे। तो ये सारे रीजंस हैं जो कि आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने इसको करना है एफिशिएंसी और कैपेसिटी में। कैपेसिटी और वॉल्यूम वेरिएंस के लिए मैं यहां पे स्टेरिक लगा देता हूं, इसको तो चलो हम लोगों ने वो कत्ती की बत्ती से किया ना। इन दोनों के लिए रूल रिवर्स होते हैं। इनके लिए कौन से रूल लगते हैं? रेवेन्यू वाले, कि जहां पे एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा होगी तो फेवरेबल है, एक्चुअल कॉस्ट कम होगी तो एडवर्स है। किसके लिए? कैपेसिटी के लिए, क्योंकि ये दोनों वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहे होते हैं। अब इसके फॉर्मूले बहुत इजी हैं, इसके लिए मैं वो टेबल में नहीं जा रहा ताकि मिक्स ना हो। इसके लिए मैं वो अप्रोच करने लगा जो बुक यूज करती है, ठीक है। एफिशिएंसी वेरिएंस कैसे आएगा? चलो पहले मैं कैपेसिटी वेरिएंस कर देता हूं, जो कि इजी है। कैपेसिटी वेरिएंस में आपने क्या करना है? आपने एक्चुअल ऑर्स देखने हैं और आपने देखना है बजटेड ऑर्स। बजट कितना कहता था ऑर्स यूज होने चाहिए और एक्चुअल ऑर्स कितने यूज हुए, दोनों का डिफरेंस ले लेना है आपने। एक्चुअल ऑर्स कितने थे आपके पास? क्वेश्चन में गिवन है नहीं, वो यूनिट्स है। नहीं, वो यूनिट्स है। 12600, दीज आर ऑर्स। और बजटेड ऑर्स कितने थे? कैन एनीवन कैलकुलेट बजटेड ऑर्स? क्वेश्चन में देखो गिवन है, वो पर यूनिट है, तो बजटेड ऑर्स टोटल कैसे आएंगे? किससे मल्टीप्लाई करोगे? 6560 से। तो बजटेड ऑर्स आएंगे 6560 को 2 से मल्टीप्लाई करके 13। अब जरा इधर देखना, बजट कहता था 13,000 ऑर्स लगाने चाहिए, आपने कितने लगाए? आपने तो लगाए 12600। तो इसका मतलब कितने का फर्क आया? एडवर्स। और इसको मल्टीप्लाई कर देना है FOAR पर और से, नॉट पर यूनिट। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? FOAR पर और से। एडवर्स 520 मल्टीप्लाई बाय FOAR पर और। अब FOAR पर और कैसे निकलेगा? देखो FOAR पर यूनिट है, एक यूनिट पे कितने ऑर्स लगते हैं?
2, तो इसको डिवाइड बाय 2 कर दो। $1.75 पर आवर। यहां पे किसी को इश्यू है तो पूछ लो। पर यूनिट 3.5 आवर्स लगता है ना FOR, तो पर और कितना लगेगा? 1 यूनिट पे 2 आवर्स लगते हैं, 2 पे डिवाइड करके निकाल लिया, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 1.910 एडवर्स, राइट? नहीं बेटा, एडवर्स रूल रिवर्स होना है, एडवर्स आएगा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम अभी तक? बजट इसमें रूल रिवर्स होता है ना। रूल रिवर्स इसलिए होता है, बजट कहता था आप 13,000 और यूज कर सकते हैं, आपने कितना यूज किया? तो कम यूज किए ना, आपकी कम बस्ती है, क्यों कम यूज किए? जब बजट कहता था 13,000 यूज कर सकते हो तो क्यों कम यूज किए? इसीलिए ये एडवर्स आएगा। ठीक है, तो उसको मल्टीप्लाई किया तो ये एडवर्स आ गया। कोई सवाल यहां तक? अब आते हैं एफिशिएंसी में। एक्चुअल आवर्स तो वही आएंगे सेम। कितने एक्चुअल आवर्स? 12600। यहां पे हमारे पास क्या आते हैं, इसको मैं अक्सर यूज करता हूं वर्ड, बल्कि इसको स्टैंडर्ड आवर्स का ही कर लेते हैं वर्ड। स्टैंडर्ड आवर्स कैसे आते हैं? हम लोगों ने कहा था एक्चुअल को बजट से मल्टीप्लाई करके, एक्चुअल आउटपुट को स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट से मल्टीप्लाई करके। एक्चुअल आउटपुट कितनी है? 6460। स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट पे कितने लगते हैं? 2 जरा मल्टीप्लाई करके बता दो। 12920। ओके, स्टैंडर्ड कहता था जो आपने प्रोडक्शन की है ना, उसके लिए 1290 आवर्स लगने चाहिए, आपने कितने लगाए? कम लगाए हैं, तो इसका मतलब ये है ये फेवरेबल है, ये फेवरेबल है। इसके लिए रूल रिवर्स नहीं होना, रूल रिवर्स सिर्फ इसके लिए होना है, इसके लिए नॉर्मली वही रूल रहेगा जो कॉस्ट वाला है। स्टैंडर्ड कहता था एक काम करने के, स्टैंडर्ड कहता था 3 घंटे लगते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को कवर करने पे, हमने 2 घंटे में कवर कर लिया, तो ये एडवर्स होना चाहिए, फेवरेबल। तो स्टैंडर्ड कहता था 12,920 आवर्स लगने चाहिए, आपने कितने लगाए? कम आवर्स में आपने वो काम कर दिया, तो ये तो फेवरेबल है। मल्टीप्लाई बाय FOAR पर आवर, मल्टीप्लाई बाय कितना है? 1.75, $560 फेवरेबल, सॉरी फेवरेबल। अब इन दोनों को जमा करो तो आपके पास ये वाला आ जाएगा। ठीक है, रॉकेट साइंस नहीं है, इसी को तो एक्सप्लेन कर रहे थे कि बताओ ये जो है 350, ये कैपेसिटी की वजह से कितना है और एफिशिएंसी की वजह से कितना है, उसी को तो एक्सप्लेन कर रहे थे। तो उनको जब दोबारा ऐड बैक करेंगे तो वही आएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और ये जो मैंने आपको ये वाली रॉकेट साइंस बताई है, ये भी रॉकेट साइंस नहीं है, ये टोटल है, टोटल को एक्सप्लेन कर रहे हो और इसमें उसको रिवर्स बैक कर रहे हो तो वही आएगा ना। मजे की बात है, गलत भी कैलकुलेट कर लोगे फिर भी बराबर ही आएगा। हाँ, मतलब ओवरऑल गलत कैलकुलेट करोगे फिर भी दोनों का ऐड, क्योंकि टोटल को ही तो इसमें एक्सप्लेन कर रहे हो। तो अगर आपने टोटल ही गलत कैलकुलेट किया है तो ये भी गलत आएगा, ये भी गलत आएगा, स्टिल दोनों को ऐड करोगे तो वो आ जाएगा वो गलत। डन। ये है कॉस्ट के वेरिएंस, जो कि कॉस्ट हमारे खत्म होगी। अब थोड़े से रह गए जो कि रेवेन्यू के हैं, वो 2 वेरिएंस है, उनको हम इस वे में नहीं करेंगे, है वो डेवलप किया हुआ मैंने वो भी टेबल, लेकिन उसको इस वे में इसलिए नहीं करवाऊंगा कि फिर कंफ्यूज, उसके लिए ना पूरे ही रूल चेंज है तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये वाली राइम हमारी ये 14 है तकरीबन, ये एक राइम में रहे, वो बहुत इजी है, वो हम लोग फटाफट कर लेते हैं। ठीक है, उसमें ये स्टैंडर्ड और बजट वाला ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, उसमें स्टैंडर्ड और बजट सारा एक ही है। ठीक है, नहीं नेक्स्ट में क्यों करेंगे, नहीं कोई बात नहीं, होने दो, कोई बात नहीं बेटा, मैनेजरियल अकाउंटिंग पास करके बैठे हो, शर्म करो ये बात करते हुए। सोचो क्या रहे हो। मेरे से फिर सुन लोगे कुछ रिकॉर्डिंग में। सेल्स, फिर कोई कमेंट कर देगा, आप जैसे टीचर होते हैं जिसकी वजह से बच्चे नहीं पढ़ते, बच्चों का दिल उठ जाता है। एक पे आया हुआ है ना कमेंट,
एक वीडियो पे, पुरानी वीडियो, मैं रिप्लाई नहीं किया, भाड़ में जाओ। ओके जी, सेल्स वेरिएंस रूल क्या है? रूल है सेल्स में अगर एक्चुअल स्टैंडर्ड से ज्यादा है तो फेवरेबल है, एक्चुअल स्टैंडर्ड से कम है तो एडवर्स है, सिंपल। ठीक है, सेल्स में हमारे पास दो वेरिएंस होते हैं, एक होता है प्राइस का वेरिएंस, एक होता है वॉल्यूम। अच्छा, कई जगहों पे इसको क्वांटिटी कहते हैं, और फिर जब आप मैनेजरियल अकाउंटिंग में जाओगे ना, ये फिर फर्दर डिवाइड होते हैं, तो उसको फिर फर्दर मिक्स और यील्ड में किया जाता है, यील्ड नहीं सॉरी, मिक्स और क्वांटिटी में किया जाता है। तो वो इंशाल्लाह मैनेजरियल अकाउंटिंग में हम लोगों ने करने हैं एडवांस वेरिएंस, मटेरियल्स के भी, लेबर के भी, और जो है सेल्स के भी। ये अगर सारे मिलाए ना, हम लोग यहाँ पे 17 कर रहे हैं ना, अगर ये सारे मिलाए ना, मैनेजरियल में भी ने मैंने सारे नहीं थे पढ़ाए, नॉर्मली सारे मिलाए तो ये कुछ मिला के बनते हैं 87। एंड इफ यू आस्क मी राइट नाउ के कैन यू राइट ऑल 87 ओवर हियर, आई कैन, लेकिन अगर कहो कि मेमोराइज किए तो मेमोराइज नहीं मैं कर सकता। दिस इज वेयर यू कैन लाइक फिगर, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ये इस तरह निकलता है इनकी रिदमिक वे में ना। अच्छा, प्राइस वेरिएंस में क्या है? दो चीजें होंगी, एक आपकी एक्चुअल प्राइस होगी, एक आपकी स्टैंडर्ड प्राइस होगी। अच्छा, इसमें स्टैंडर्ड और बजट में कोई फर्क नहीं है, सेल्स में स्टैंडर्ड और बजट में कोई फर्क नहीं है, ना पर यूनिट में ना टोटल में। आप बजट यूज कर लो, आप स्टैंडर्ड यूज कर लो, एक ही बात है। ठीक है, मैं नॉर्मली स्टैंडर्ड ही यूज कर रहा होता हूं, क्योंकि ये डॉलर्स में होगा तो आप इनको लिख देंगे, इनका डिफरेंस ले लेंगे, रूल अप्लाई कर लेंगे। अगर एक्चुअल प्राइस स्टैंडर्ड से ज्यादा होगी तो दैट्स गुड, स्टैंडर्ड कहता था 10 की बिकनी चाहिए, आपने कितने की बेची? 15 की, तो बड़ी अच्छी बात है। अगर स्टैंडर्ड कहता था 10 की बिकनी चाहिए, आपने 9 की बेची होगी तो एडवर्स। मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड से, बस एक वेरिएंस हो गया। ठीक है, प्राइस का। वॉल्यूम वेरिएंस में हम लोग क्या करेंगे? एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड होगी, कितनी चीजें बेची, और स्टैंडर्ड क्वांटिटी सोल्ड होगी। स्टैंडर्ड कहता था 1000 चीजें बेचनी है, आपने बेची 900, तो एडवर्स है, बुरी बात है ना। स्टैंडर्ड कहता था 1000 बेचनी है, आपने बेची 1200, अच्छी बात है, तो फेवरेबल आ गया। तो आपने क्या किया? यहां पे क्वांटिटी लिख दी, दोनों का डिफरेंस ले लिया, मल्टीप्लाई किससे किया? स्टैंडर्ड नहीं, स्टैंडर्ड मार्जिन से। अब बस इसमें सिर्फ ये ट्रिक है और कुछ नहीं है। स्टैंडर्ड मार्जिन आपका क्या है? स्टैंडर्ड मार्जिन आपका, हमारे पास दो कॉस्टिंग सिस्टम होते हैं ना, एक है मार्जिनल कॉस्टिंग और दूसरा है एब्जॉर्प्शन। अगर एब्जॉर्प्शन है तो आपका स्टैंडर्ड मार्जिन है स्टैंडर्ड प्रॉफिट। स्टैंडर्ड प्रॉफिट क्या है? आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड बनता है ना, उसमें जितनी स्टैंडर्ड कॉस्ट आती है, स्टैंडर्ड प्राइस में से उसको माइनस करोगे तो स्टैंडर्ड प्रॉफिट आएगा, जिसमें स्टैंडर्ड कॉस्ट आप कैलकुलेट करेंगे फिक्स्ड ओवरहेड को इंक्लूड करके। मार्जिनल कॉस्टिंग में स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन, जो कि सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट की बेस पे होता है। तो क्या करेंगे? अगर स्टैंडर्ड, अगर वो बता देगा मार्जिनल कॉस्टिंग यूज कर रहे हैं तो यू विल यूज स्टैंडर्ड मार्जिन, अगर वो कहेगा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है तो यू यूज स्टैंडर्ड प्रॉफिट। दैट्स इट, ये हमारा है। इसको क्वेश्चन कर लेते हैं और हमारा चैप्टर, ठीक है, इसका क्वेश्चन करते हैं और बस चैप्टर खत्म करते हैं। ओके जी, इसके लिए बिल्कुल स्टार्ट पे, क्योंकि ये सेल्स के स्टार्ट पे थे ना, ठीक है, उसने दोनों में दे दिया तो दोनों में कैलकुलेट कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन 2 कहता है जी, क्या कहता है? कहता है द डेटा रिलेट्स टू 2008। इसमें भी आपने क्या करना है? डेटा पुट करते जाना है। ठीक है, मैं यहां पे इसकी फोटो ले लो ताकि आप लोगों के पास हो। कर लिया? अच्छा, मैं क्या करूंगा? जो जो डेटा होगा वहां पुट करता जाता हूं। क्या कहता है? कहता है एक्चुअल सेल्स 1000 यूनिट्स एट $650 ईच। यानी उसने क्या किया? हमें एक्चुअल प्राइस दे दी, कितनी है? 650, और उसने एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड दे दी 1000, एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड दे दी 1000।
यानी एक लाइन पढ़ने से हमारी ये जगह पे सॉल्व हो गया। ठीक है, उसके बाद उसने क्या कहा, उसने कहा जी बजटेड आउटपुट कितनी थी 900, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी यहां पे बजटेड और स्टैंडर्ड सेम है, तो यहां पे आ गया 900। स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस उसने क्या कहा, उसने कहा जी दैट इज $700। ठीक है, डिफरेंस ले लो दोनों का $50 का। अब यहां पे माइनस या प्लस नहीं लेना, जो एक्चुअली रूल होता है ना वो ऐसे ही होता है। तो हम लोगों ने कत्ती की बत्ती करके बस देसी काम चलाया ना, जुगाड़ लगाइए। आप प्लस माइनस नहीं करते, आप डिफरेंस लेते हैं, डिफरेंस लेके फिर रूल अप्लाई करते हैं। 50 का डिफरेंस तो आ गया, अब रूल अप्लाई करना है। रूल है भाई, एक्चुअल स्टैंडर्ड कहता था 700 की एक यूनिट बेचनी है, आपने कितने की बेची, कम की बेची ना, तो कम की बेची तो ये एडवर्स है। ये इसमें फिर ये नहीं होता कि उसमें से किसको माइनस करना है, आप इसको ऊपर लिख लो, इसको नीचे लिख लो, रूल आता हो तो यू कैन गो अहेड विद दैट वन। जब मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया, $50,000 एडवर्स जो है वो आ गया आपके पास प्राइस वेरिएंस। ठीक है, देखो अब आता कहां से है, आपका जो सेल्स मैनेजर है ना वो कहता है यार मैं देखो मेरी कितनी अच्छी परफॉर्मेंस है, आप कहते थे 900 बेचो, मैंने 1000 बेची है, भाई उधर से कीमत भी तो कम की है, तुमने कौन सा तीर मारा है। ठीक है, उधर से कीमत भी तो $50 की कम की है, तो 50,000 का उधर से भी तो नुकसान हो रहा है। तो अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को मिक्स करके देखेंगे ओवरऑल फायदा रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, डिफरेंस कितना आ गया 100। कौन सा फेवरेबल, क्यों, स्टैंडर्ड कहता था 900 यूनिट्स बेचनी है, आपने कितनी बेची, आपने बेची 1000। अब करना क्या है, स्टैंडर्ड मार्जिन से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मैं यहां पे ना क्या करने लगा हूं, मैं यहां पे 2 बनाने लगा हूं, ये एब्जॉर्प्शन वाला आ जाएगा और ये मार्जिनल वाला आ जाएगा, क्योंकि उसने दोनों दिए हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड मार्जिन मार्जिनल वाले में कंट्रीब्यूशन और दूसरे में, अच्छा अगर हम लोग यूज करें कंट्रीब्यूशन वाला मार्जिनल कॉस्टिंग, तो कंट्रीब्यूशन है कितना $245, तो ये बताओ कितना आता है $24,500 फेवरेबल। अगर हम लोग प्रॉफिट यूज करें जो कि $205 है, तो ये कितना आएगा फेवरेबल। ठीक है, अब देखो डिसीजन कहां पे आती, ये बेटा ये ले लो, अब डिसीजन कहां पे आती। अगला बड़ा दिखा रहा था जी मैंने 100 यूनिट ज्यादा बेची, ये इस 1000 मिलियन भी तो हो सकता है। ठीक है, वो बड़ा दिखा रहा था जी मैंने इतना, मेरा फेवरेबल वेरिएंस था। आपने कहा ओके, यहां से तो तूने अगर एब्जॉर्प्शन को, यहां से तो तूने फेवरेबल हमें वॉल्यूम वेरिएंस करके दिया, और खुदा के बंदे वहां से नुकसान भी तो इतना किया, तो नेट कितना निकला, नेट तो एक्चुअली 30,000 घाटे में जा रहे हो। एडवर्स जो है, देखो प्राइस जो कम की ज्यादा यूनिटें बेचने के लिए, उस प्राइस ने ज्यादा इंपैक्ट डाला रादर देन फायदा देने की बजाय। ठीक है, नुकसान नहीं है ये, बेसिकली नुकसान नहीं होगा ये, लेकिन स्टैंडर्ड से जो वेरिएंस आया वो तो वेरिएंस प्राइस का बहुत ज्यादा आ गया। तो ये किस चीज की आप अपनी जो है प्रमोशन मांग रहे हो कि भाई मेरी परफॉर्मेंस अच्छी है, आपने तो ओवरऑल जो है वो प्रॉब्लम किया, जो भी है, जो भी रीजन। अच्छा, इसका एक और रीजन भी हो सकता है, इसका रीजन हो सकता है कोरोना के दिन आ गए थे, आपकी प्रोडक्शन कम हो गई थी यार, आपको अल्टीमेटली प्राइस कम करनी थी, लेकिन उसके साथ आपने क्या किया, वो तो क्वांटिटी भी नहीं थी बिक रही, देखो मैंने मैनेज करके बेची, तो पॉजिटिव भी हो सकता है। हो सकता है आपने कंपैरिजन दूसरों से किया हो तो पता लगे यार उनकी तो प्राइस बहुत ज्यादा ड्रॉप हो गई थी मार्केट में, आपने जब और फिगर आउट किया तो आपको पता लगा अच्छा यार इसने तो 650 की बेच ली है, मार्केट में तो 500 की भी नहीं बिक रही, तो इवन एडवर्स वेरिएंस में भी उसको आप बेनिफिट दोगे, आपको ठीक है। तो दिस इज हाउ यू डू इन्वेस्टिगेशन पॉसिबल, ये सारी चीजें, लेकिन वो तो कॉस्ट आ जाती है ना, फिर हम कॉस्ट को नहीं, अभी सिर्फ सेल्स को देख रहे हैं, पुराने स्टॉक की तो सेल्स कॉस्ट की बात है ना, तो हम कॉस्ट को अभी नहीं देख रहे, हम सेल्स अलग देख रहे हैं। गॉट इट। तो ये हमारे जो है 17 वेरिएंसेस हो गए। अगर हम लोग इसको समराइज करें क्विकली 5 मिनट में, तो व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में व्हाट वी डू, दिस इज अ कंट्रोलिंग एक्टिविटी। In controlling activity, what we do variance analysis. What is variance analysis? We compare standards, which are basically budgets, flexed budgets. We compare those flexed budgets with actual results to find out the differences. If we are finding out the variances in cost, so if the actual cost is more than the
Standard cost, that is adverse, and there should be the investigation about it. And if the actual cost is less than standard, so that is favorable. Still, there should be investigation. Why? It may happen that your standards are too much flexible. Your budgets are too much flexible. Remember, we studied in budgeting. There are two type of budgets: aspiration budgets and expectation budgets. So perhaps your budgets are being produced on the basis of expectation, right? While on the sales or revenues, these are basic variances. We do variance analysis. In sales variance, if actual revenue is more than the standard, so that is favorable. If actual revenue is less than the standard, that is adverse. And in both cases, we have to find out the reasons for it. Done? Yes. Done. Chapter gya. Mukh.